Okay, in today's video lecture, we are going to discuss about deriving the condition for maximum efficiency in a DC generator. देखो DC जनरेटर में कौन से कंडीशन में एफिशिएंसी हमारा मैक्सिमम आता है, वो कंडीशन को आज हम डिराइव करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आज हम थोरोली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से कंडीशन में मेरा एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा, मतलब वो बेसिकली एफिशिएंसी निकालने के लिए बोल रहा है और उस कंडीशन में मैक्सिमम होगा, जो जिस कंडीशन में मैक्सिमम होगा वही कंडीशन को पूछ रहे हैं। कौन सा कंडीशन होगा जिस कंडीशन में हमारा एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा। तो पहले एफिशिएंसी ही निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी निकालने का तरीका हमको क्या पता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट करते हैं कि नहीं। मतलब आउटपुट पावर को अगर हम डिवाइड करेंगे इनपुट पावर से तभी तो हमको एफिशिएंसी मिलता है। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया एफिशिएंसी निकालने का, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अच्छा, यहाँ पे हमको एक डीसी जनरेटर का एफिशिएंसी निकालना है, तो हमने यहाँ पे एक सिलेक्ट किया है कंपाउंड मोटर को। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एक कंपाउंड मोटर सिलेक्ट किया गया है जिसके पास आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस Ra से रिप्रेजेंट किया गया है, सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस को Rac से रिप्रेजेंट किया गया है एंड शंट वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है उसको हमने Rss से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तीन तो वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग एंड शंट वाइंडिंग। देखो यहाँ से ये हमारा एक जनरेटर है। ठीक है, ये एक जनरेटर है, हम यहाँ पे कंपाउंड जनरेटर कंसिडर किए हैं। तो यहाँ पे जनरेटेड वोल्टेज को हम यहाँ पे Eg से रिप्रेजेंट किए हैं। तो यहाँ से हमारा करंट जो है निकलेगा जनरेटर से, और ये जो करंट निकलेगा उसको हम कौन सा करंट बोलते हैं, आर्मेचर करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्मेचर करंट है यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा और ऊपर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक करंट जो है वो शंट वाइंडिंग में जाएगा, दूसरा करंट जो होगा वो लोड में जाएगा। लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल वोल्टेज, दिस लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो हम इसी मशीन के लिए निकालेंगे एफिशिएंसी और कौन से कंडीशन में एफिशिएंसी मैक्सिमम हो रहा है वो देखेंगे। ठीक है, तो एक तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट करते हैं तो हमको एफिशिएंसी मिलता है, ये पता है तुमको। अभी देखो ये आउटपुट जो है वो जनरेटर का आउटपुट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनरेटर है उसके आउटपुट में हमको वोल्टेज कितना मिल रहा है और जनरेटर से कितना करंट लोड में जा रहा है, दैट इज द लोड करंट IL। जनरेटर से कितना करंट लोड में जाएगा, लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस टू टर्मिनल पॉइंट, जहाँ पे हमको टर्मिनल वोल्टेज Vt मिल रहा है, और वही टर्मिनल पॉइंट के अक्रॉस में जब हम लोड कनेक्ट करेंगे तो लोड में कितना करंट फ्लो करेगा, लोड करंट IL फ्लो करेगा। तो बस ये दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, लोड करंट को और ये जो टर्मिनल वोल्टेज है, ये हमारा आउटपुट में हमको यही मिलेगा ना, लोड करंट मिलेगा और टर्मिनल वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज है हमको आउटपुट में मिल रहा है और जो करंट हमारा लोड में जा रहा है, ये दो क्वांटिटी को अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो वो बेसिकली क्या डिफाइन करता है, तुम्हारा आउटपुट को डिफाइन करता है। सो इन प्लेस ऑफ आउटपुट आई कैन डेफिनेटली राइट Vt into IL। ओके, तो Vt into IL बेसिकली हमारा आउटपुट होता है। अब ये बताओ कि जो इनपुट होता है वो बेसिकली आउटपुट प्लस सम लॉसेस होता है। अगर तुम बोलते हो कि मैं 100 सप्लाई दिया हूँ, 100 मेरा इनपुट है और मैं जब आउटपुट में मुझे कितना मिल रहा है 80 मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 20 तुम्हारा लॉस हो गया होगा। तो जो बेसिक इक्वेशन होगा आउटपुट इनपुट और लॉस को मिलाते हुए वो क्या होगा, इनपुट मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनपुट जो है इसको भी कैसे लिख सकते हैं, आउटपुट प्लस लॉसेस। और हमको ये पता है जो आउटपुट मिल रहा है वो बेसिकली कितना मिल रहा है, Vt into IL मिल रहा है, ये हमारा आउटपुट है। अभी इसमें कुछ लॉसेस को अगर इंक्लूड कर देंगे ये बेसिकली तुम्हारा इनपुट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी लॉसेस को इंक्लूड करना स्टार्ट करते हैं। जनरेटर में यहाँ पे कहाँ पे कौन कौन सा लॉस हो रहा है वो थोड़ा देखेंगे। देखो जैसे ही हमारा आर्मेचर वाइंडिंग देख रहे हो, तो आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो कर रहा है, तो आर्मेचर वाइंडिंग में कुछ रेजिस्टेंस है तो उस वजह से उसमें कुछ ड्रॉप होगा कि नहीं, इसमें कुछ पावर का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो पावर लॉस हो रहा है तुम्हारा आर्मेचर वाइंडिंग में इटसेल्फ, वो बेसिकली Ia² ड्रॉप होता है कि नहीं। ये जो Ia² ड्रॉप हुआ वो पावर का एक ड्रॉप हो गया, मतलब ये एक लॉस के हिसाब से हम कंसीडर करेंगे। ये वाला लॉस कहाँ पे हो रहा है, आर्मेचर वाइंडिंग में हो रहा है। ठीक है, हीट लॉस बोल सकते हो या तो पावर लॉस भी बोल सकते हो इन द आर्मेचर वाइंडिंग इटसेल्फ। अभी हम नेक्स्ट वाइंडिंग के पास जाते हैं जो कि हमारा सीरीज वाइंडिंग है। तो सीरीज वाइंडिंग में जो लॉस होगा वो सेम ही करंट तो उसमें कैरी हो रहा होगा, आर्मेचर करंट ही तो उसमें भी कैरी हो रहा होगा, लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज Rac। ओके, सो Ia² Rac तुमको ये बताएगा कि तुम्हारा सीरीज वाइंडिंग में कितना लॉस हो रहा है पावर का। ठीक है, दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ लॉस, दैट लॉस आल्सो इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन। नेक्स्ट जो वाइंडिंग तुम देख रहे हो यहाँ पे शंट वाइंडिंग देख रहे हो, तो
तो शंट वाइंडिंग में भी वही सेम टाइप का एक लॉस होगा कि नहीं, तो लेकिन इसको हम ये VT स्क्वायर में RSH के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि पावर जो है वो I स्क्वायर R के फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं और V स्क्वायर बाय R के फॉर्मूला में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो वाला पावर है हमारा शंट वाइंडिंग में, उसको हम V स्क्वायर बाय R फॉर्म में रिप्रेजेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको एक कांस्टेंट पावर लॉस के हिसाब से दिखाना चाहते हैं। कांस्टेंट पावर लॉस क्यों है, देखो यहाँ पे पावर को हम कैसे दिखाएं, V स्क्वायर बाय R फॉर्म में, और ये V हमारा कौन सा वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है। ओके, तो ये जो शंट वाइंडिंग है इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है दैट इज VT। सो VT स्क्वायर बाय RSH अगर तुम निकालोगे, RSH क्या है, शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, तो वो ये बेसिकली एक कांस्टेंट निकलेगा कि नहीं, क्योंकि हम जो टर्मिनल वोल्टेज हमको जनरेटर से मिल रहा है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज है, एंड जो रेजिस्टेंस है तुम्हारा शंट वाइंडिंग का दैट इज आल्सो ए कांस्टेंट रेजिस्टेंस। So V square by RSH is also a constant term. So I can say that the loss which is occurred in the shunt field winding is merely a constant loss. तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, वोल्टेज का स्क्वायर करके RSH के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट ड्रॉप हमारा होता है वो बेसिकली हमारा जो ब्रॉस है उसके हिसाब से ड्रॉप आता है। जो ब्रॉस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होता है उसमें एक वोल्टेज का ड्रॉप आता है, और उस वोल्टेज का जो ड्रॉप है उसको हम VBDC से इंडिकेट करते हैं, ब्रॉस ड्रॉप। दिस वोल्टेज इज ड्रॉप ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रॉस। ओके, और इसमें भी करंट फ्लो कर रहा होगा क्योंकि ये भी तो हमारा सीरीज में ही है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ, तो उसमें भी IA करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज इनटू आर्मेचर करंट बेसिकली हमको एक पावर लॉस देगा, जो पावर लॉस हमारा यहाँ पे ब्रश के वजह से हो रहा है। ठीक है, ब्रश का जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के वजह से एक ड्रॉप आ रहा है वोल्टेज का, उस ड्रॉप में अगर हम करंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक पावर लॉस हो रहा है। दैट पावर लॉस इज सोनली बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कार्बन ब्रश। ओके, अभी नेक्स्ट एक लॉस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये जो लॉस है ये बेसिकली रोटेशन की वजह से आता है। मशीन देखो, जनरेटर में जो रोटेशन हो रहा है उसके लिए जो फ्रिक्शन हो रहा है, विंडेज हो रहा है, विंडेज फ्रिक्शन, इन सब की वजह से भी एक लॉस आता है, और ये सारे लॉसेस को हम रोटेशनल लॉस बोल के नाम दिए हैं। तो यहाँ पे हम कुछ रोटेशन के वजह से भी कुछ पावर का लॉस हो रहा है, उस लॉस को भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ऐसे करके ये सारे लॉसेस जब हमारे आउटपुट के साथ मिल जाते हैं तो ये बेसिकली इनपुट ही तो होता है ना। तो एफिशिएंसी इज नथिंग बट आउटपुट बाय इनपुट, एंड इनपुट इज नथिंग बट आउटपुट प्लस लॉसेस। तो यहाँ पे हमने सारे लॉसेस को इंक्लूड कर दिया है और आउटपुट के साथ, तो ये हमारा बेसिकली इनपुट ही हुआ है। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्म समझ में आ गया कि कैसे लिखा गया है। ठीक, अभी एक चीज तुम देख सकते हो कि यहाँ से जो आर्मेचर करंट फ्लो कर रहा है दैट इज नथिंग बट ISH प्लस IL। KCL अप्लाई करोगे अगर तुम इस नोड के ऊपर, तो यहाँ से आर्मेचर करंट गया और यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, तो ये दोनों करंट मिलके फिर से आर्मेचर करंट होगा। तो इसलिए हम IA को लिख सकते हैं कि नहीं, ISH प्लस IL। तो ये जो IA को हम लिख सकते हैं ISH प्लस IL, लेट अस पुट करते हैं यहाँ पे, जहां पे तुमको IA दिख जाए उसके बदले में हम क्या करेंगे, ISH प्लस IL से उसको रिप्लेस कर देंगे। ओके, यहाँ पे IA का स्क्वायर है, तो IA के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, ISH प्लस IL इसका स्क्वायर इनटू RA प्लस इन प्लेस ऑफ दिस IA ISH प्लस IL स्क्वायर इनटू RAC प्लस VT स्क्वायर बाय RSH प्लस VBD इनटू ISH प्लस IL प्लस P रोटेशनल लॉसेस। तो ऐसे करके हमने बस क्या काम किया है, जहां पे भी हमको IL दिख गया उसके बदले में हमने ISH प्लस IL लिख दिया है एक्सप्रेशन में। बस इतना ही काम किए तो हमको सेकेंड वाला टर्म हमको मिल गया, सेकेंड हमारा एक्सप्रेशन बन गया एफिशिएंसी का। अभी इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्म है इसको लिख देते हैं। ठीक है, सो VT इंटू IL हमारा न्यूमरेटर में है, उसको हम हाथ में लगाएंगे। डिनोमिनेटर में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला डाल देते हैं। ठीक है, सो VT इंटू IL प्लस
ये यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आई एस एच स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर प्लस 2 आई एस एच आई एल, ओके, इंटू आर ए प्लस आई एस एच स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर प्लस 2 आई एस एच आई एल इंटू आर एस सी प्लस वी टी स्क्वायर बाय आर एस एच प्लस वी वी डी इंटू आई एस एच प्लस आई एल प्लस पी रोटेशन, ओके। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा शायद, ओके। अभी हम एक काम करते हैं, यहां पे देख सकते हो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल सेम ही है, तो इसलिए हम इन दोनों टर्म्स को कॉमन लेके लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ऊपर में तो हमारा क्या लिखेंगे, वी टी इंटू आई एल लिखेंगे, नीचे हम क्या कर रहे हैं, वी टी आई एल, और यहाँ पे ये वाला टर्म दोनों के पास है इसलिए इसको हम कॉमन ले लेंगे, आई एस एच स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर प्लस 2 आई एस एच आई एल, ये हमारा कॉमन टर्म हो गया। ब्रैकेट में क्या रहेगा, आर ए प्लस आर ए सी प्लस वी टी स्क्वायर बाय आर एस एच प्लस वी वी डी इंटू आर एस एच प्लस आर एल प्लस पी रोटेशन, ठीक है। अभी देखो न्यूमरेटर में हमको आई एल दिख रहा है, इस आई एल को हम क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ाएंगे, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम आई एल डिवाइड कर लेते हैं, तो ऐसे करने से क्या होगा, ऊपर से आई एल मेरा गायब हो जाएगा, ओके। सो अभी हम क्या करें, डिवाइडिंग आई एल बोथ इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। तो एफिशिएंसी को अभी हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, वी टी, ऊपर में तो जो आई एल होगा वो कैंसिल हो गया होगा, उसमें डिवाइड किए हैं आई एल से, नीचे में क्या होगा, देखो ये वाले टर्म में अगर आई एल डिवाइड होगा तो ये वी टी ही रहेगा, ठीक है। अभी ये जो ब्रैकेट में कॉमन टर्म है, इन सारे में हम क्या करते हैं, आई एल से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में क्या आ जाएगा, आई एस एच स्क्वायर बाय आई एल प्लस ये आई एल स्क्वायर से एक आई एल उड़ के हमारा सिर्फ एक आई एल बचेगा, प्लस एक आई एल यहाँ से उड़ जाएगा नीचे वाले आई एल से, सो 2 आई एस एच रहेगा। कैसे आया, समझ में आ रहा है ना, सारे टर्म्स में हम आई एल को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो है ये तो वैसे ही है आर ए प्लस आर ए सी, क्योंकि हमने सारे कॉमन टर्म्स में तो हमने डिवाइड कर लिया, ये तो सिंपली खाली मल्टीप्लाई हुआ है ना इसके साथ, ठीक है। तो इनमें सेपरेटली फिर से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लस इसमें भी डिवाइड करेंगे आई एल से, तो ये क्या बन जाएगा, वी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एस एच इंटू आई एल प्लस वी वी डी तो हमारा कॉमन टर्म में बाहर में रखते हैं, आर एस एच में डिवाइड करेंगे आई एल एंड आर एल में डिवाइड करेंगे आई एल, आई एल में डिवाइड करेंगे आर एल में डिवाइड करेंगे आई एल, ओके। आई एल डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे भी पी रोटेशन डिवाइडेड बाय आई एल हो जाएगा, ये आई एस एच है, आई एस एच, ये आई एल, ये दोनों करंट्स थे ना, डीवीडी से जो हमने कॉमन लिया था, तो यहाँ पे दोनों कॉमन था ना, कॉमन में क्या लिखा था, करंट लिखा था ना, आई एस एच एंड आई एल, तो ये दोनों करंट्स टर्म है, ठीक है, आई एस एच और यहाँ पे आई एल। तो आई एल से डिवाइड हुआ तो ये कैंसिल होगी, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। देखो यहाँ पे जो वीवीडी हमने कॉमन लिया था, तो ब्रैकेट के अंदर में शंट फील्ड का करंट था एंड लोड करंट था, ठीक है, रेजिस्टेंस के फॉर्म में नहीं था, वो करंट था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आई एस एच प्लस आई एल लिख दिया गया है, और दोनों में हमने डिवाइड किससे किया है, लोड करंट से डिवाइड किया है। तो आई एस एच डिवाइडेड बाई आई एल हो गया, और ये आई एल डिवाइडेड बाई आई एल मतलब 1 आ गया, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन में किसी को डाउट नहीं है ना, ओके। अच्छा, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमको एफिशिएंसी कब मैक्सिमम होगा वो कंडीशन निकालना था, ठीक है।
अच्छा, अगर मैं तुमको ये बोलूं कि पहले ये कंडीशन निकाल लेते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो कौन से कंडीशन में मिनिमाइज हो रहा है। अगर तुमको ये कंडीशन मिल जाए कि कौन से कंडीशन में मेरा डिनोमिनेटर जो है वो मिनिमाइज हो रहा है, वही सेम कंडीशन होगा कि नहीं टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। ठीक है, तो हम अब क्या करें, मेरे पूरा फोकस जो है वो मैं अभी डिनोमिनेटर के ऊपर रखता हूँ, और डिनोमिनेटर को क्या करना है, हमको कंडीशन निकालना है कि कौन से कंडीशन में मेरा डिनोमिनेटर मिनिमम आएगा। ठीक है, या तो कौन से कंडीशन में, अगर हम ये निकाल दें कि डिनोमिनेटर मेरा मिनिमम कौन सी कंडीशन में आ रहा है, तो वही कंडीशन होगा एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने वाला कंडीशन। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि एफिशिएंसी कब मैक्सिमाइज होगा। देख सकते हो जो डिनोमिनेटर है वो नीचे है, दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। अगर इसका मिनिमम करने का कंडीशन तुमको पता चल गया, ये कौन से कंडीशन में मिनिमम हो रहा है, अगर ये तुमको पता चल गया डिनोमिनेटर वाला का, तो वही सेम कंडीशन होगा कि नहीं एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने का। समझ में आ रहा है? ओके, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि डिनोमिनेटर जो है उसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ और उसको इक्वल टू 0 कर दे रहा हूँ। ठीक है, वहीं से मेरे को क्या मिल सकता है, कौन से कंडीशन में मेरा डिनोमिनेटर मिनिमाइज होगा, और वही से हमको पता चलेगा वो वाला कंडीशन से कि एफिशिएंसी कौन से कंडीशन में मैक्सिमम होगा। एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा, अगर तुम मैथ में पढ़े होगे टेंथ के बाद जब प्लस 2 में तुमने पढ़ा होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, तुमको ये बताया जाता है कि कोई फंक्शन कौन से कंडीशन में मैक्सिमम होता है। तो मान लेते हैं कि ये फंक्शन होता, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ये हुआ और ये इसका मिनिमम वैल्यू ये हुआ। ठीक है, तो अगर तुम स्लोप को देखोगे, जहाँ पे भी मैक्सिमा या तो मिनिमा होता है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ रहा है ना, और इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, तो जहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू या तो मिनिमम वैल्यू आता है, वहाँ पे अगर एक टैंजेंट ड्रॉ करते हो, उस वाले पॉइंट में टैंजेंट ड्रॉ करते हो, वो वाला जो टैंजेंट होगा वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस से। या तो ऐसे बोल सकते हो कि मेरा स्लोप जो होगा वो 0 रहेगा, और जो डिफरेंशिएशन होता है वो डिफरेंशिएशन बेसिकली हर एक पॉइंट में स्लोप निकालने में हमको हेल्प करता है। तो अगर हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं और उसको इक्वल टू 0 करते हैं, तो वो बेसिकली हमको क्या बताएगा, उसका मिनिमम वैल्यू बताएगा, मिनिमम वैल्यू। क्योंकि मिनिमम जब भी कोई फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना होता है, तो हमको क्या करना होता है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर लेना होता है, क्योंकि उस फंक्शन का डेरिवेटिव ही बताता है उसका स्लोप। और स्लोप को अगर तुम 0 मानते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम फंक्शन का मिनिमम वैल्यू जानना चाहते हो। ठीक है, जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होगा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और उसको इक्वल टू क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो जो डेरिवेटिव है वो बेसिकली हमको स्लोप बताता है कोई भी फंक्शन का। अभी बताया ना, जो डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली स्लोप होता है। ठीक है, तो दो पॉइंट्स में मेरा स्लोप 0 आ रहा है, एक तो एक ऊपर वाले पॉइंट में 0 आ रहा है और एक नीचे वाले पॉइंट में। तो मान लो कि जो मेरा डिनोमिनेटर को ऐसे वेरी कर रहा है, तो ये वाले पॉइंट में मैं उसका मिनिमम वैल्यू पा रहा हूँ कि नहीं, और जहाँ पे मुझको मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, वहाँ पे अगर मैं एक स्लोप ड्रॉ कर रहा हूँ या तो एक टैंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो टैंजेंट का जो स्लोप होगा वो बेसिकली 0 होगा, क्योंकि ये लाइन इंक्लाइंड नहीं है, पैरेलल टू मेरा एक्स एक्सिस है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप 0 है, या इस टैंजेंट का स्लोप 0 है। स्लोप 0 है मतलब मिनिमम वैल्यू मुझे मिल रहा है कि नहीं। मिनिमम वैल्यू मिलने के लिए मुझे क्या चाहिए, वो वाले फंक्शन का जिस पॉइंट पे स्लोप 0 आ जाए, या तो टैंजेंट ड्रॉ करो जो टैंजेंट की पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए, वहाँ पे हम बोलेंगे कि स्लोप भी मेरा 0 है और मेरा जो फंक्शन है वो वहाँ पे मिनिमम वैल्यू दिखा रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर देख रहे हो उसका डेरिवेटिव लेंगे और उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर देख रहे हो, ये हमारा डिनोमिनेटर था, जो नीचे वाला हिस्सा था उसका डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी आई एल। विथ रेस्पेक्ट टू किसका रेस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव लेना है, आई एल का, क्योंकि यहाँ पे आई एल है जो कि वेरिएबल है, बाकी सारे तो कांस्टेंट है। लाइक वी टी इज अ कांस्टेंट, आई एस एच करंट वाइंडिंग में जो करंट जा रहा है दैट इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स देख रहे हो सारे टर्म्स कांस्टेंट है, खाली आई एल हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको ये जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव लेना है विथ रेस्पेक्ट टू लोड करंट, और उसको इक्वल टू किसके साथ करना है, 0 के साथ इक्वेट कर देना है। ठीक है, ओके, अभी डेरिवेटिव करते हैं। अभी डेरिवेटिव करते टाइम ये देखो, Vt जो है वो टर्मिनल वोल्टेज है, वो एक कांस्टेंट वोल्टेज है, तो
कभी भी एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हो तो वो जीरो आता है, तो इसलिए हम पहले यहाँ पे जीरो लिख दिए। अभी आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव करने के लिए। अभी जो ब्रैकेट देख रहे हो इसका यहाँ पे प्लस साइन है, इस ब्रैकेट में जो भी है उनका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पे देखो आई एस एच स्क्वायर, आई एस एच स्क्वायर तो एक कांस्टेंट टर्म हो गया, आई एस एच स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म हो गया, उसको ऐसे ही लिख देते हैं आई एस एच स्क्वायर। और इसके आई एस एच स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ है, 1 बाई आई एल। देखो आई एस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई एल लिखा है कि नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, इनटू आई एल टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय आई एल था, उसको मैंने क्या लिख दिया, आई एल टू द पावर -1 लिख दिया, लिख सकते हैं ना। और जहाँ पे तुम ये आई एस एच है वो उसको आई एस एच का स्क्वायर है, इसको तुम कांस्टेंट मान रहे हो, तो इसको बाहर रखे, आई एस एच स्क्वायर बाहर रहा। डेरिवेटिव किसका करना है, आई एल टू द पावर -1 का करना है। जब तुम x का पावर -1 का डेरिवेटिव करते हो तो -1 x टू द पावर -2 होता है कि नहीं। सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करो, आई एल का -1 है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो उसमें क्या है, -1 आई एल टू द पावर -2 ऐसा आएगा। इस आई एल टू द पावर -2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं, आई एल स्क्वायर नीचे करके, अरे माइनस साइन को यहाँ ले आए, तो बेसिकली मुझे ये मिल रहा है डेरिवेटिव करने से, माइनस आई एस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई एल स्क्वायर। सो अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे माइनस साइन मिलेगा, आई एस एच स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहेगा, नीचे में कौन आ जाएगा, आई एल का स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ ओके। अभी आगे बढ़ते हैं, आई एल का डेरिवेटिव जानते हो 1 होता है, विथ रिस्पेक्ट टू आई एल अगर तुम आई एल का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा। फिर आगे बढ़ो, 2 आई एस एच एक शॉर्ट फील्ड करंट है, तो शॉर्ट फील्ड वाइंडिंग में जो करंट जा रहा है वो एक कांस्टेंट करंट है, तो उस हिसाब से आई एस एच टोटल एक कांस्टेंट क्वांटिटी हुआ, तो उसका डेरिवेटिव अगर करोगे वो कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज कर लो। आर ए प्लस आर ए सी तो कॉमन टर्म था ना, इसको हमने जैसा एज इट इज रख दिया, क्योंकि ये तो कॉमन टर्म है और ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर गया ना, तो उस हिसाब से ये आर ए प्लस आर ए सी को ऐसे ही रख दो, उनका डेरिवेटिव करना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म होता है। जैसे 5 इंटू एक्स का जब डेरिवेटिव करते हो तो 5 को बाहर रख के डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करते हो ना, तो ये 5 तो बाहर चला जाता है, वैसे ये आर ए प्लस आर ए सी बाहर चला जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका डेरिवेटिव नहीं करना है, इसको सिर्फ बाहर करके इस फैक्टर का डेरिवेटिव करना था हमको, ठीक है। तो ये आर ए प्लस आर ए सी को ऐसे लिख देना है नीचे प्लस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो आई एल नीचे है, 1 बाई आई एल जहाँ भी होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक माइनस साइन बाहर आता है कि नहीं, 1 बाई आई एल का भी पता है ना, 1 बाई आई एल का डेरिवेटिव जो होता है, तो यहाँ पे 1 बाई आई एल है कि नहीं, 1 बाई आई एल का डेरिवेटिव करने से हमको एक माइनस साइन आ जाएगा, वी टी स्क्वायर लिखोगे डिवाइडेड बाय आर एस एच, और यहाँ पे आई एल का स्क्वायर, ओके, आई एल का स्क्वायर देना है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस वी बी डी इंटू, वी बी डी कॉन्स्टेंट है इसलिए इसको बाहर रखते हैं, डेरिवेटिव अभी इसका करते हैं। आई एस एस तो जानते हो कांस्टेंट टर्म हुआ, लेकिन 1 बाई आई एल का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस आई एस एच डिवाइडेड बाय आई एल का स्क्वायर, क्योंकि 1 बाई आई एल का डेरिवेटिव करते हैं तो एक माइनस साइन आता है और आई एल क्या हो जाता है, आई एल का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे आई एस एच जैसा था वैसे ही रहा, ये कांस्टेंट टर्म के हिसाब से ट्रीट किया गया है। प्लस 0, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, ओके। फिर यहाँ पे एक आई एल देख लो, पी रोटेशन के डिवाइड किया गया आई एल से, तो 1 बाई आई एल है, इसका मतलब फिर से एक माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, पी रोटेशन जैसा लिखा है वैसे लिख देना, कांस्टेंट टर्म के हिसाब से डिवाइड करके आई एल का स्क्वायर लिख देना है, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा डेरिवेटिव करने के बाद जो रिजल्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, आई एस एच स्क्वायर माइनस आई एस एच स्क्वायर बाय आई एल स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर ए प्लस आर ए सी माइनस बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एस एच इंटू आई एल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये तो प्लस 0, इसको निगलेक्ट कर लो, प्लस माइनस माइनस हो गया, बाहर में माइनस चला आया, वी बी डी इनसाइड ब्रैकेट
आई एस एच बाय आई एल स्क्वायर माइनस पी रोटेशन डिवाइडेड बाय आई एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, समझ में आ गया नहीं? सर वो लास्ट वाला स्टेप समझ में नहीं आया। लास्ट स्टेप ये वाला, हाँ वो आई एस एच स्क्वायर वाला। देखो यहाँ पर हम डेरिवेटिव लिए bt का, तो कांस्टेंट हुआ कि bt एक कांस्टेंट का हो गया, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। इसके बाद हम इसके पास आए, आई एस एच स्क्वायर बाय आई एल का डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस आई एस एच स्क्वायर बाय आई एल आएगा, आई एल स्क्वायर आएगा नहीं, लेकिन ये वाला टर्म नहीं रहना। अभी ये गलती से लिखते हैं, देखो vt का डेरिवेटिव जो था वो 0 आया, vt का काम खत्म हुआ। अभी इसका काम देखो, इसका डेरिवेटिव करते हैं। आई एस एच स्क्वायर बाय आई एल का डेरिवेटिव करेंगे तो आई एस एच स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, ये जो प्लस साइन है वो माइनस में कन्वर्टेड हो जाएगा, और ये जो नीचे आई एल था उसके ऊपर एक पावर 2 आ जाएगा, तो इसके हिसाब से इसका डेरिवेटिव किए तो ये आया, फिर आई एल का डेरिवेटिव किए तो 1 आ गया, और 2 आई एस एच कॉन्स्टेंट हुआ तो उसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, अभी आर एल प्लस आर एस जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइड हुआ है, तो इसलिए इसको जैसे कि ऐसे लिखते हैं। डेरिवेटिव बेसिकली इनमें करना था, ये तो कांस्टेंट है, जैसे मैंने बताया 5 इंटू इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 5 को बाहर लेके जाते हैं, 5 का थोड़ा डेरिवेटिव होता है, तो सेम लॉजिक है। आर ए प्लस आर एस कांस्टेंट टर्म के हिसाब से वो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद इसके पास आए तो आई एल तुम्हारा नीचे है और तुम डेरिवेटिव कर रहे हो, तो क्या चेंजेस आते हैं, प्लस वाला साइन माइनस में कन्वर्टेड हो जाएगा, वीटी स्क्वायर जैसा कि वैसा रहेगा, आर एस एस जैसा कि वैसा रहेगा, ये जो आई एल है ये आई एल स्क्वायर में कन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो आई एल इज नाउ आई एल स्क्वायर प्लस वीवीडी को वीवीडी ही लिखेंगे। यहाँ पे देखो आई एस एस था तो आई एस एस तो आई एस एस ही रहेगा, लेकिन आई एल नीचे था इसलिए हमको डेरिवेटिव करेंगे तो एक माइनस साइन आएगा और ये आई एल पावर 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर 1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो उसको हमने रिप्रेजेंट ही नहीं किया है। फिर यहाँ पे देखो नीचे में आई एल है तो डेरिवेटिव करते टाइम क्या आता है, माइनस साइन आता है, माइनस साइन आ गया। फिर पी रोटेशन जैसा कि वैसा रखना है, आई एल को लिख देंगे आई एल स्क्वायर, तो उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। ऐसे करके हमने डेरिवेटिव का काम खत्म किया। ठीक है, डेरिवेटिव करने के बाद हमको ऐसे मिल रहा है, तो वो जो यहाँ पे लिख दिया तो वो यहाँ पे आ गया ना, ये नहीं दिखाना है। ठीक है, ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड करके फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये प्लस 1 को यहाँ पे ले आते हैं, ऐसे दिखेगा 1 माइनस आई एस एस स्क्वायर बाय आई एल स्क्वायर इंटू आर ए प्लस आर एस सी माइनस वी टी स्क्वायर बाय आर एस एच इंटू आई एल स्क्वायर माइनस वी वी डी इंटू आई एस एच बाय आई एल स्क्वायर माइनस पी रोटेशन बाय आई एल स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं कैसे डेरिवेटिव किया गया है आपका? यस सर। ओके, अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो आई एल नीचे है ना, तो आई एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दैट जहाँ पे भी नीचे में आई एल स्क्वायर होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा इक्वेशन को हमने क्या किया है, आई एल स्क्वायर से मल्टीप्लाइड कर दिया है। तो यहाँ पे 1 था तो ये क्या हो जाएगा, आई एल स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई एस एच स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, यहाँ का आई एल स्क्वायर तो गायब हो जाएगा ना मल्टीप्लाइड होने से। ठीक, आर ए प्लस आर एस सी जैसा था वैसे लिख दिया है माइनस वी टी स्क्वायर बाय आर एस एच, यहाँ पे आई स्क्वायर कैंसल आउट हो गया होगा, माइनस वी वी डी इंटू आई एस एच माइनस पी रोटेशन डिवाइडेड बाय, अभी जो आई स्क्वायर था वो कैंसल आउट हो गया होगा, तो सिंपली पी रोटेशन इज इक्वल टू 0। बोथ साइड में हमने आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड किया था, यहाँ से 0 इंटू आई स्क्वायर भी लिख सकते हो, ओके, जो कि 0 ही होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? सो अभी हम क्या कर सकते हैं, आर ए प्लस आर ए सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंडिविजुअल के साथ, आर ए प्लस आर ए सी इंटू आई एल स्क्वायर माइनस आर ए प्लस आर ए सी इंटू आई एस एच स्क्वायर माइनस वी टी स्क्वायर बाय आर एस एच माइनस वी वी डी इंटू आई एस एच माइनस वी रोटेशन इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? फिर ब्रैकेट खोल दिया है मल्टीप्लाई करके
मल्टीप्लाइड होकर ब्रैकेट में हमारा खुल गया है, ठीक है। करंट सप्लाई कट गया है तो ऐसे ही शूट कर लेते हैं। देखो ये स्टेप तक पहुंचने के बाद हम क्या कर रहे हैं, जितने भी निगेटिव वाले टर्म्स होते हैं उनको हम राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, ठीक है। तो कैसे दिखेगा हमारा जो एक्सप्रेशन होगा, आर ए प्लस आर ए सी इंटू आई एल स्क्वायर। अच्छा आई एल स्क्वायर को इस साइड लिख देते हैं, आई एल स्क्वायर इज इक्वल टू आई एस एच स्क्वायर इंटू आर ए प्लस आर ए सी प्लस वी टी स्क्वायर बाय आर एस एच प्लस वी वी डी इंटू आई एस एच प्लस पी रोटेशन। ओके, जितने भी निगेटिव वाले टर्म्स थे वो इक्वल टू के दूसरे साइड चला गया, ठीक है। मतलब इक्वल टू साइंस के दूसरे वाले साइड में चला गया है। तो ऐसे दिखेगा एक्सप्रेशन हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज नोट करो, ये जो लोड करंट है वो बेसिकली आर्मेचर करंट ही है, क्योंकि हम शंट मशीन के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये सीरीज वाइंडिंग, ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर ए हो गया, ये सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर ए सी हो गया, ये शॉर्ट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर एस एच हो गया, ठीक है। देखो यहाँ से जो करंट जा रहा है वो लोड करंट है, ओके। शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस तो तुमको पता है बहुत ही ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो इस वाइंडिंग में जो करंट जाता है वो बहुत ही कम करंट फ्लो करता है, क्योंकि इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत हाई है। तो जो एक्सप्रेशन है हमको क्या पता है कि आई ए इज इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच। इसमें हम आई एस एच को नेगलेक्ट कर सकते हैं या तो जीरो मान सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शंट वाइंडिंग में जो करंट जा रहा है वो बहुत ही कम करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई कैन नेगलेक्ट द करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट फील्ड वाइंडिंग एंड हेंस आर्मेचर करंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लोड करंट, ओके। सो यहाँ पे आई एल लिखा था तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे? आर्मेचर करंट आई ए से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आई ए स्क्वायर इंटू आर ए प्लस आर ए सी इज इक्वल टू आई एस एच स्क्वायर इंटू आर ए प्लस आर ए सी प्लस बी टी स्क्वायर बाय आर एस एच प्लस वी वी डी इंटू आई एस एच प्लस पी रोटेशन, ओके। अभी तुम यहाँ पे एक चीज नोट करो कि इस साइड में जो हम लिखे हैं ये बेसिकली एक वेरिएबल लॉस है। और ये कौन सा लॉस इसको बोलते हैं? ये हमारा वेरिएबल लॉस इसको बोलते हैं। आई ए स्क्वायर आर ए आर्मेचर वाइंडिंग में होने वाला जो लॉस है, आई ए स्क्वायर आर ए सी सीरीज वाइंडिंग में होने वाला लॉस है। और ये दोनों लॉसेस को हम मिला के बोलते हैं कि ये हमारा वेरिएबल लॉस है। और इस साइड राइट हैंड साइड में जो तुम लॉसेस देख रहे हो इन सारे को नो लोड लॉसेस कहा जाता है। ऐसा क्यों? अगर तुम नो लोड कंडीशन में देखते हो तो नो लोड कंडीशन में कौन सा करंट को हम एज्यूम करेंगे? जीरो। इन नो लोड कंडीशन ऑब्वियसली लोड करंट इज कंसीडर्ड टू बी जीरो। अगर लोड में कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो आई एल कैन बी कंसीडर्ड टू बी जीरो ना। तो उस केस में जो यहाँ से आई ए करंट फ्लो करेगा, आर्मेचर करंट फ्लो करेगा, वही करंट मेरा शंट वाइंडिंग में भी फ्लो करेगा। दैट मीन्स आई ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई एस एच। या तो ऐसे बोल सकता हूँ कि जो करंट आर्मेचर करंट है वही करंट मेरा शंट वाइंडिंग वाला करंट भी है, ठीक है। क्योंकि वही सेम करंट है जो कि सर्कुलेट करेगा शंट वाइंडिंग में भी जो आर्मेचर से निकलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अभी जो करंट नो लोड कंडीशन में फ्लो कर रहा है दैट इज आई एस एच। तो आई एस एच करंट की वजह से जो लॉसेस होंगे, कहाँ कहाँ पे लॉसेस होंगे? आर्मेचर वाइंडिंग में एक लॉस होगा बिकॉज ऑफ आई एस एच करंट दैट इज सर्कुलेटिंग इनसाइड द मशीन। सो ये आई एस एच करंट कौन सा लॉस करेगा आर्मेचर वाइंडिंग में? आई एस एच स्क्वायर इंटू आर ए, जो कि यहाँ पे है आई एस एच स्क्वायर इंटू आर ए। वैसे ही सीरीज वाइंडिंग में भी कौन सा लॉस होगा? आई एस एच स्क्वायर इंटू आर ए सी। ये एक सीरीज वाइंडिंग वाला लॉस हो गया। फिर से वी टी स्क्वायर बाय आर एस एच, ये हो गया मेरा शंट वाइंडिंग वाला लॉस। फिर वी वी डी इंटू आई एस एच, ब्रश वाला ड्रॉप वाला जो लॉस होता है, ठीक है। और लास्ट में रोटेशनल लॉस। तो ये सारे लॉसेस बेसिकली किस टाइम होते हैं? नो लोड कंडीशन में हो रहे हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो लॉसेस हो रहे हैं दिस लॉसेस आर कॉल्ड वेरिएबल लॉसेस, एंड इस साइड जो भी लॉसेस हो रहे हैं उन सारे लॉसेस को हम बोलते हैं नो लोड लॉस। और ये जो नो लोड लॉसेस हैं इनको हम कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं। ऐसा क्यों कांस्टेंट लॉस बोलते हैं? क्योंकि जो आई एस एच है वो एक कांस्टेंट करंट है, क्योंकि अगर टर्मिनल वोल्टेज तुम फिक्स कर दिए हो
तो जो शॉर्ट वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा वो भी तो कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ से जो वोल्टेज दे रहे हो दैट इज योर वीटी, वो वीटी वोल्टेज के लिए ही तुम्हारा शॉर्ट वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा। शॉर्ट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज आरएसएच। सो आई कैन से द करंट फ्लोइंग थ्रू द शॉर्ट फील्ड वाइंडिंग इज द कांस्टेंट करंट। तो इसलिए अगर एक कांस्टेंट करंट और एक कांस्टेंट वोल्टेज वीटी की वजह से जहाँ पे भी तुम्हारा लॉसेस हो रहा है वो सारे कांस्टेंट लॉसेस होंगे कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो ISH² into RA कांस्टेंट लॉस हुआ, ISH² into RAC कांस्टेंट लॉस हुआ, क्योंकि RA RAC कांस्टेंट होते हैं। ISH तो मैंने अभी बताया कि कांस्टेंट करंट होता है, फिर VT कांस्टेंट है, RSH कांस्टेंट है, तो इस हिसाब से ये वाला टर्म भी कांस्टेंट टर्म हो गया। तो इस साइड में जहाँ पे भी तुमको टर्म दे रहा है वो टर्म एक कांस्टेंट टर्म होगा। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं सारे लॉसेज जो होते हैं वो सारे मिलके भी एक कांस्टेंट लॉस ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे लॉसेज को मिला के हम बोलते हैं कि ये कांस्टेंट लॉसेस है, ठीक है। सो कंडीशन क्या हमको मिल रहा है यहाँ पे कि जो भी वेरिएबल लॉसेस हमारा मशीन में हो रहा है, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू द कांस्टेंट लॉसेस। ऑल द वेरिएबल लॉसेस मस्ट बी इक्वल टू आवर कांस्टेंट लॉसेस। अच्छा, इसको वेरिएबल लॉसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं कि कुछ लोड चेंजेस होने की वजह से जो लॉस हो रहा है। देखो लोड चेंजेस होगा तो लोड करंट चेंज होगा, लोड करंट चेंज होगा तो आर्मेचर करंट ऑब्वियसली चेंज होगा, ठीक है। तो इस साइड में हम जो लॉसेस को इंक्लूड किए हैं इसमें हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि ये वेरिएबल लॉसेस है, क्योंकि लोड ही अगर तुम्हारा चेंज होता रहेगा तो उस केस में आर्मेचर करंट भी डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि आर्मेचर करंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लोड करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, ये वाला रिलेशन में। अगर लोड ही चेंज करते रहोगे तो लोड करंट चेंज होगा, उस हिसाब से आर्मेचर करंट भी चेंज होता रहेगा। तो उस हिसाब से हम जहाँ पे भी IA² के हिसाब से टर्म आया है उसको हम मानते हैं कि ये वेरिएबल लॉसेस है, दे कम बिकॉज ऑफ द लोड। If load is changing, then these losses are also going to be changed. Okay, so IA² into RA plus RAC ये जो दो टर्म्स को मिला के बना है इसको हम वेरिएबल लॉसेस मानते हैं। बाकी इस साइड में जितने भी लॉसेस हैं उन सारे को मिला के हम बोलते हैं दे आर नो लोड लॉसेस और कांस्टेंट लॉसेस। ओके, अभी ये समझो कि ये जो मेरा शंट मशीन है, ये जो मेरा कंपाउंड मशीन था, यहाँ पे हमने कंपाउंड मशीन के बारे में बात कर रहे थे। जो कंपाउंड मशीन है इसको हम क्या करेंगे तो ये शंट मशीन में कन्वर्टेड हो जाएगा। इसमें अगर हमारा ये जो RAC है इसको अगर हम 0 मान लेंगे, RAC 0 मतलब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। तो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ कोई भी सीरीज वाइंडिंग कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे शॉर्ट पाथ है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो सीरीज वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 0 है, ठीक है, शॉर्ट है ना। तो यहाँ पे अगर सीरीज वाइंडिंग नहीं है, शॉर्ट है, तो मान सकते हैं कि सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0 है। सो अंडर दैट कंडीशन इफ यू select RAC to 0, where how your equation will look like? If you are selecting RAC 0, because you are selecting a which machine? You are selecting a shunt machine. This is a general machine, compound machine having both series winding and shunt field winding. Now I am interested to know what is the relation between this variable loss and constant loss if the machine is a shunt machine. Under that condition you must ignore the resistance of series winding. So here I am ignoring the resistance of series winding. RAC is equal to 0. So if I put this value RAC equal to 0 in this equation, then my new equation form will look like IA² into RA, where RAC is 0 is equal to ISH² into RA, because RAC is 0, okay, plus VT² by RSH plus VVD into ISH plus P रोटेशन। तो ये होगा मेरा एक्सप्रेशन फॉर ए शंट मशीन। अगर तुम शंट मशीन के बारे में बात करो तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन होगा, समझ में आ रहा है। अगर एक सीरीज मशीन के बारे में हम बात करें, let us assume what will be the relation between variable loss and constant loss for a series machine. In a series machine, okay. सर वो कांस्टेंट लॉस जो था उसमें ISH को भी नेगलेक्ट करके 0 भी करना था ना, आपने नहीं किया। ISH को नेगलेक्ट करना था, हाँ 0 में। यस, इसमें ISH को नेगलेक्ट कर देना, ठीक है, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि IA is equal to ISH, IA is equal to IL ना,
I is equal to IL because we are ignoring ISH. ओके, अगर हम ISH को ही इग्नोर कर रहे हैं तो जहाँ पे तुमको ISH वाला टर्म दिख जाए उसको भी इग्नोर करना है। लाइक यहाँ पे ISH तुमको दिख रहा है ना, तो ये वाला टर्म तुम्हारा नेगलेक्टेड हो गया, ठीक है। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, VT स्क्वायर बाय RSH प्लस VVD इंटू ISH, ये भी हमारा जीरो हो गया क्योंकि हमने ISH को माना है जीरो। तो P रोटेशन खाली ये दोनों टर्म्स अपेयर करेंगे एज ए कांस्टेंट लॉस। ओके, समझ में आ रहा है? गुड। सो यहाँ पे हमने एज्यूम क्या किया था कि शंट वाइंडिंग में जो करंट जा रहा है दैट इज नेग्लिजिबल। व्हाई इट इज नेग्लिजिबल? बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर, द रेजिस्टेंस ऑफ शॉर्ट फील्ड वाइंडिंग इज वेरी हाई, of about 200 ohm, 250 ohm, like this. So based on that, the current flowing through the shunt field winding is also very small. Okay, so that's why we are ignoring the current flowing through shunt field winding, and that's why we must consider the value of ISH to be 0 in the equation. Also RAC need to be taken 0. RAC is 0 because here we are talking about a shunt machine. In a shunt machine there is no need of a series winding, that's why the series winding resistance must be 0. Okay, so RAC equal to 0, ये तो इसको तुमको लेना है, और ISH is equal to 0, ये वाला इसको लेना है। ये दोनों को लेके हमने बोला कि IA स्क्वायर RA must be equal to VT स्क्वायर बाय RSH प्लस P रोटेशन। ये रोटेशनल लॉसेस हो गया और ये वेरिएबल लॉस हो गया, ठीक है। ओनली आर्मेचर वाइंडिंग के लिए तो तुम्हारा वेरिएबल लॉस आएगा ना, थोड़ी ना सीरीज वाइंडिंग में तुम्हारा कोई करंट फ्लो हो रहा है, सीरीज वाइंडिंग है ही नहीं। शंट मशीन के बारे में बात करें ना तो सीरीज वाइंडिंग है ही नहीं। अभी नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि मेरा जो मशीन है दैट इज ए सीरीज मशीन। सो अगर सीरीज मशीन है, अब बताओ सीरीज मशीन में जो शंट वाइंडिंग होगा उसका रेजिस्टेंस को हमको कितना लेना होगा? इन्फिनिटी, इनफाइनाइट लेना होगा कि नहीं, क्योंकि तभी जाके इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। इसका रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो गया तो ये बेसिकली एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और ये जो पूरा मशीन होगा कंपाउंड मशीन दैट विल एक्ट एज ए सीरीज मशीन। सो फॉर ए कंपाउंड मशीन टू एक्ट एज ए सीरीज मशीन द शंट वाइंडिंग रेजिस्टेंस मस्ट बी इनफाइनाइट। ओके, सो आवर फर्स्ट कंडीशन इज RSH मस्ट बी इनफाइनाइट, okay, and ISH is 0. ISH is 0 na. If there is no shunt winding, then there is no current flowing through the shunt winding. That means ISH I can take 0. So put these two values in the general formula. General formula we need to put these two values. So IA square तो रहेगा, IA square को रखना है ब्रैकेट के अंदर है RA plus RAC। RA plus RAC मतलब सीरीज वाइंडिंग रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा, आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा। सो RA plus RAC, these two terms must remain in the equation, that is equal to ISH square, here ISH आ गया ना, so this term must be 0 plus VT square by RSH. RSH is infinite, so something divided by infinite is also 0. Next VVD into ISH, here also ISH is there, put ISH 0, this term is also 0 plus P rotation. That means here IA square RA plus RAC is equal to P rotation. This is the condition. That means the variable loss is equal to rotational loss, and the variable losses are IA square RA and the other variable loss is IA square into RAC. These two variable loss if you add up, that is equal to the total rotational losses taking place inside the machine. समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, सो यही था हमारा कंडीशन कि हमको डिराइव करना था कौन से कंडीशन में एफिशिएंसी मैक्सिमम आ रहा है, तो कौन से मशीन के लिए कौन सा फॉर्मूला लेना है, समझ में आ रहा है? यस सर। बेसिकली तुम्हारा जो वेरिएबल लॉस है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस, लेकिन कौन से मशीन में वेरिएबल लॉस कितना रहना है वो तुमको थोड़ा याद रखना है। जैसे कि ये हमारा जनरल एक कंपाउंड मशीन के लिए हम निकाले, उसके बाद बोले कि इसमें ही तुमको RAC को 0 कर देना है अगर तुम्हारा मशीन है शंट मशीन है। ओके, तो उस टाइम IA स्क्वायर RA खाली तुम्हारा वेरिएबल लॉस होगा। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू वो राइट हैंड साइड में जो लिखा था उसको, ठीक है। ऐसे करके लिख देना कि शंट मशीन हुआ तो कितना वेरिएबल लॉस कितना कांस्टेंट लॉस के साथ इक्वल होगा, और अगर वो मशीन सीरीज मशीन हुआ तो उस केस में कितना वेरिएबल लॉस कितना कांस्टेंट लॉस के साथ इक्वल होगा। तो ये तुमको याद रखना है कि अगर तुमको क्वेश्चन में पूछा जाए कि डिराइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इन अ डीसी जनरेटर, तो तुम्हारा एम क्या होगा कि एफिशिएंसी कौन से कंडीशन में मैक्सिमम हो रहा है वो मुझे निकालना है।
तो उसके लिए तुमने क्या किया, आउटपुट का इनपुट करके लिख दिया, और फाइनली तुमने क्या किया ना, जो डिनोमिनेटर था वो कौन से कंडीशन में मिनिमाइज हो रहा है वो तुमने निकाला। जिस कंडीशन में मिनिमाइज होगा वही कंडीशन में एफिशिएंसी मैक्सिमाइज होगा। भाई मतलब उल्टा है ना, डिनोमिनेटर एंड एफिशिएंसी के बीच में इनवर्स रिलेशन है कि नहीं। तो जिस कंडीशन में एफिशिएंसी तुम्हारा मैक्सिमाइज होगा वही कंडीशन में तुम्हारा डिनोमिनेटर मिनिमाइज होगा। तो मैंने ये कंडीशन पहले निकाला कि कौन से कंडीशन में मेरा डिनोमिनेटर जो है वो मिनिमाइज हो रहा है। तो वो मिनिमम निकालने का तरीका क्या होता है, मैंने डेरिवेटिव ले लो डिनोमिनेटर का विथ रिस्पेक्ट टू लोड करें और उसको इक्वल टू 0 कर दो। डेरिवेटिव लेने से क्यों मुझे मिनिमम मिल रहा है वो भी बताया था मैंने तुमको, क्योंकि जब तुमको एक डिनोमिनेटर तो मान लेते कि ऐसे टाइप का वेवफॉर्म आ रहा है तो उसमें ये मिनिमम पॉइंट होता है, ये मिनिमम पॉइंट होता है, ये मैक्सिमम पॉइंट होता है। जहाँ पे भी मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है वहाँ पे अगर एक टैंजेंट या तो एक लाइन ड्रॉ करते हो, वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना है, 0 स्लोप है ना। तो 0 स्लोप मतलब क्या होता है जानते हो, डेरिवेटिव करना ही स्लोप होता है। स्लोप निकालने के लिए हमको डेरिवेटिव निकालना होता है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया, डेरिवेटिव ले लिया डिनोमिनेटर का और उसको इक्वल टू 0 कर दिया। तो वहाँ से हमको क्या पता चलेगा कि स्लोप 0 है। ये तो हमको जानते हैं कि जहाँ पे भी मिनिमम कंडीशन आ रहा होगा, जहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू आ रहा होगा, उस पॉइंट में अगर डेरिवेटिव ले ले या तो उस पॉइंट में अगर हम टैंजेंट ड्रॉ कर ले तो उस टैंजेंट का स्लोप कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब उस टैंजेंट का स्लोप 0 है, इसका मतलब डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट मस्ट बी 0। तो वो माइंड में रखते हुए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लिया और उसको 0 से इक्वेट कर दिया। ये कंडीशन तभी होगा जब मेरा मिनिमम होगा डिनोमिनेटर। तो हमको कंडीशन में क्या मिला कि जब वेरिएबल लॉस इक्वल टू कांस्टेंट लॉस होगा उसी टाइम तुम्हारा डिनोमिनेटर मिनिमाइज हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर ही मिनिमाइज हो जाएगा एफिशिएंसी मैक्सिमाइज होगा। तो ये डेरिवेशन अगर क्वेश्चन में आता है 10 मार्क का तो एग्जाम में लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। ओके गुड, थैंक यू।